हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 10 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। गाइस, अगर आपने इन चैप्टरों को अभी तक नहीं पढ़ा लेसन 1 से लेके लेसन नंबर 10 तक, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके इन चैप्टरों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी किताब का लास्ट चैप्टर रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे पॉलिटी अपनी क्लास 6 की डिस्कस करेंगे और साथ साथ 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 11 रहेगा जिसे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस समय जो इमारतें बनाई गई थी वो किस प्रकार से बनाई गई थी, उसमें क्या क्या चित्रकारी की गई थी और चित्र किस प्रकार से बनाए जाते थे, चित्रों में रंग किस प्रकार से भरे जाते थे और उस समय जो रचनाएं हुई थी किताबों की वो किस प्रकार से हुई थी और किन किन कवियों के द्वारा रचनाएं हुई थी। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को। तो उससे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धातु विज्ञान काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक नॉलेज इसमें दी हुई है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी और एग्जाम के पर्पज से आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने ये दर्शाया है कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की नॉलेज उन्हें थी या वहाँ के शिल्पकार किस प्रकार से थे, तो हड़प्पा वासी जो थे वो एक कुशल शिल्पी थे, यानी कि हड़प्पा वासी जो लोग थे उन्हें बहुत अच्छी शिल्पकारी आती थी और वो अच्छे प्रकार से शिल्पकारी से परिचित भी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म धातु शोधन की जानकारी थी और हड़प्पा वासी को तांबे और धातु से अनेक चीजें बनाने की जानकारी भी उन्हें थी। तो एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि हड़प्पा वासी को तांबे की या लोहे की नॉलेज थी या फिर नहीं थी, तो आपको याद रखें कि हड़प्पा वासी थे उन्हें तांबे की अच्छी खासी नॉलेज थी और तांबे से वो अनेक प्रकार के धातु भी बनाते थे। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से, हड़प्पा वासी ने तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनाया था, कांसे को बनाया था। तो आपको ये याद रखें कि हड़प्पा वासी को तांबे, टीन और कांसे की अच्छी खासी जानकारी थी उस समय। जहाँ हड़प्पा वासी कांसे युग से जुड़े थे, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो किससे जुड़े हुए थे, वो कांस्य युग से जुड़े थे। वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे और जो हड़प्पा के बाद जो लोग आए थे उनके उत्तराधिकारी वो किससे जुड़े हुए थे, वो लोहे से परिचित थे। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा वासी तांबे, टीन या कांसे से परिचित थे, उन्हें कांसे की जानकारी थी और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके बाद के जो लोग आए थे वो लोहे से परिचित थे। कभी कभी एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, यानी कि भारत में अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण होता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो आपको याद रखें कि भारत में जो लोहे की किस्म का निर्माण किया जाता है कौन कौन सी, एक खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। तो ये भारत में लोहे की किस्म पाई जाती है। चलिए फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लौह स्तंभ के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे तैयार होते हैं और एग्जामिनर के द्वारा इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मेहरौली जो कहाँ है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों के द्वारा बहुत ही अच्छी प्रकार से इसे बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका जो वजन है 3 टन से भी ज्यादा है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताने की लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है लौह स्तंभ की और इसका पूरा जो वेट है वजन है 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ और ये भी याद रखना है कि जो लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था वो आज से 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है, यानी कि अगर हम पता करें कि लौह स्तंभ की जो जानकारी है खुदने की या इसे कब बनाया गया था तो हमें कैसे प्राप्त होती है, ये लौह स्तंभ पे एक अभिलेख खुदा हुआ है जिससे हमें ये पता चलता है कि लौह स्तंभ जो बनवाया गया था वो आज से 1500 साल पहले बनाया गया था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे, यानी कि और लौह स्तंभ पे
एक शासक का जिक्र भी हुआ है। किनका? लौह स्तंभ पे चंद्र नाम एक शासक का जिक्र हुआ है जो किससे संबंधित है? जो गुप्त वंश से संबंधित है। और गुप्त वंश के बारे में हमने लेसन नंबर 10 में डिस्कस किया था, पिछले अध्याय में ही हमने। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। देखिए लौह स्तंभ क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोहे पे जंग लग जाती है, मगर लौह स्तंभ पे यानी कि ये जो स्तंभ बनाया गया इस पे जंग नहीं लगी। तो आपको याद रखें कि इतने वर्षों के बाद भी ये जो लौह स्तंभ है इस पे जंग नहीं लगी। और वैसे अगर हम अक्सर लोहे को देखें तो लोहे पे मोस्टली जंग लग जाती है, और मगर इस लोहे स्तंभ पे जंग नहीं लगी, तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछे, बस आपने अगर उसके बारे में डीपली पढ़ा होगा तो आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ईंटों से किस प्रकार की इमारतें बनाई गई, पत्थरों की किस प्रकार से इमारतें बनाई गई। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, जैसे कभी गोल होते थे, कभी लंबे होते थे, कभी बड़े होते थे, कभी छोटे होते। यानी कि जो स्तूपों की जो आकृति होती थी कैसी होती? भिन्न प्रकार की होती थी, अलग अलग प्रकार की आकृति होती थी। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। यानी कि आपसे अगर पूछे कि स्तूपों में समानता क्या है, तो आपको याद रखें सभी स्तूपों में, चाहे वो गोल हो, लंबे हो, बड़े हो या फिर छोटे स्तूप हो, सभी में एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी यानी कि बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। किसमें रखे जाते थे? डिब्बे में रखे जाते थे। डिब्बा कहाँ था? डिब्बा स्तूप के भीतर रखा हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं और इस डिब्बे को क्या नाम दिया गया? धातु मंजूषा का नाम दिया गया कि इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। यानी कि आरंभिक या फिर प्रारंभिक जब स्तूप बनाए गए थे उस समय धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए प्रारंभिक स्तूप जो थे वो धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था और बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और उसके बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढका गया। आगे बढ़ते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है कि स्तूपों की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, एक रास्ता बना होता था जहाँ पे लोग परिक्रमा कहते थे। उस रास्ते को नाम दिया गया था प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। तो आपको याद रखना है प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं, रेलिंग किसे कहते हैं और वेदिका किसे कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और वेदिका जो होती थी हमारी उसमें प्रवेश द्वार यानी कि आने जाने के लिए जो रास्ता था वो बना होता था। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे और जो रेलिंग और तोरण होते थे वो मूर्ति कला की सुंदर अलग अलग कलाकृति चित्रकारियों से सजे होते थे जो देखने में काफी रोचक रखते थे। आगे बढ़ते हम लोग। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अमरावती में भव्य स्तूप मिला था, जो कब मिला था 2000 साल पहले मिला था और इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कई बार जो पहाड़ियां होती थी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती थी और गुफाओं में मूर्तियों तथा चित्रों के द्वारा उस पूरी गुफाओं को सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव
तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब देखिए धीरे धीरे लोग गुफाएं बनाने लगे, उन्हें चित्रकारी में अच्छे थे लोग उस समय, उन्हें शिल्पकारी की अच्छी नॉलेज थी और इसी प्रकार धीरे धीरे जो चीज है वो डेवलप होती गई। गुफाएं बनी, गुफाओं से फिर मंदिरों का आविष्कार होने लगा, मंदिरों का निर्माण होने लगा और इस काल में कुछ आरंभिक यानी कि जो प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का जब निर्माण किया गया था तो इन मंदिरों में जो विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। इसमें आपको याद रखना है कि मंदिरों का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और गर्भगृह में क्या चीजें रखी जाती थी, वहाँ पे देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी जिसे गर्भगृह कहा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और गर्भगृह में ही जो पुरोहित होते थे, जो राजा होते थे, जो शासक होते थे वो अनुष्ठान यानी कि यज्ञ करते थे और भक्त पूजा करते थे। और गर्भगृह में ही पुरोहित, राजा, शासक अनुष्ठान या यज्ञ करते थे और जो भक्त होते थे वो पूजा करते थे गर्भगृह में। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे शिखर का नाम दिया गया, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और शिखर का जो जब निर्माण किया जाता था तो उसे एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ शिखर का निर्माण बनाने का कार्य किया जाता था, यानी कि पूरी प्लानिंग की जाती थी कि शिखर का निर्माण हमें किस प्रकार से करना है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होती थी जहाँ पे सभी लोग थे वो इकट्ठे होते थे। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो महाबलीपुरम और ऐहोल जैसे शहरों में पत्थरों से बने हुए मंदिर पाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश, और सांची का जो महान स्तूप ये जो दिखाई है ये कहाँ पे, हमारा MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। आपको याद रखना है कि जो स्तूप बनाने में ईंटों का प्रयोग होता था वो अशोक के समय में होता था, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि स्तूपों में जो ईंटों का निर्माण था वो किस शासक के समय में हुआ था, तो आपको याद रखना है अशोक के समय में हुआ था। और ये भी अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रेलिंग और प्रवेश द्वार जो स्तूपों में बनाए गए थे वो किस शासकों के टाइम पे बनाए गए थे, तो ये अशोक के बाद के जो शासक आए थे उन्होंने रेलिंग और प्रवेश द्वार स्तूपों में बनाए थे। यानी यहाँ से परिवर्तन चल रहा है कि धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। अमरावती की एक शिल्प कृति, ये जैसे दिखाई गई कि अमरावती की एक शिल्प कृति है जो कितना सुंदर इसे चित्रित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। यानी कि आज से 1500 साल पहले उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक और प्रारंभिक मंदिर है जिसे किससे बनाया गया था, जिसे स्टार्टिंग में पक्की ईंटों को पकाकर और पत्थरों से बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो मंदिर बनाए गए थे स्टार्टिंग में कि पहाड़ होते थे, पहाड़ को काट कर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। यानी कि जो ये दिखाई गया ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है, ये आज से 1400 साल पहले बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब हम देखेंगे कि जो स्तूप है, जो मंदिर है, वो किस प्रकार से बनाए जाते थे, कि इनका जो निर्माण होता था वो किस ढंग से होता था। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन
खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर इस शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। यानी कि बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे, ये पूरा प्रोसेस होता था और कई अवस्थाओं में स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो अपने साथ उपहार लाते थे, जो गिफ्ट लाते थे, जो सामान लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। यानी कि जो भी व्यापारी, कृषक या फिर इत्र बनाने वाले जो लोग होते थे, अलग अलग इन स्तूपों को, इन मंदिरों को बनाने के लिए अपना योगदान देते थे और इन सभी लोगों का नाम खंभों, रेलिंगों या फिर जो दीवार होती थी उन पे इन सभी लोगों का नाम लिखा होता था कि इन लोगों ने ये स्तूप और मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया है। चलिए उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने से पहले। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। यानी कि ये क्या है, ये जैन का मठ है जो किससे बनाया गया, ये पहाड़ों को खोद कर बनाया गया है। ये जो आपको इस तरीके से रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये घर टाइप की, ये क्या है, ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से लोग एंटर करते थे। और यहाँ पे जो भी जैन मठ से जुड़े हुए जो भिक्षु होते थे, जो अनुयायी होते थे, वो यहाँ पे ध्यान करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र दिखाया गया है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्रकला, अब देखेंगे चित्रकला के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार की चित्रकला से परिचित थे। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, ये वे जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। आपको याद रखना है कि अगर एग्जामिनर पूछे कि अजंता किस प्रकार की जगह है, तो अजंता जो है वो गुफाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है कि पहाड़ों को खोदकर वहां पे गुफाएं बनाई जाती थी। अजंता में काफी सारी जो गुफाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे और अजंता में जो ज्यादातर जो गुफाएं बनाई गई थी वो बौद्ध के भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी जो विहार थे। विहार यानी कि जो बौद्ध के अनुयायी थे वो इस अजंता गुफाओं में ठहरते थे, रुकते थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था, यानी कि जो अजंता में बौद्ध से रिलेटेड जो भी गुफाएं बनाई जाती थी उन्हें चित्रों के द्वारा सजाया भी जाता था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग आज से 1500 साल बाद भी चमकदार है। यानी कि हम बात करें कि इन चित्रों के रंग जो है वो आज से 1500 साल बाद भी बहुत ज्यादा चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे और ये जो रंग है इतने आकर्षित या फिर इतने सुंदर कैसे, ये पौधों से या और खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है, यानी कि इन जो महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार है उनसे हम अभी भी परिचित नहीं है, वो अभी तक अज्ञात है, उनके बारे में हमें पता नहीं चला है। चलिए पुस्तकों की दुनिया के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पुस्तकों की दुनिया काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और यहाँ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं और जो एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि तमिल महाकाव्य शिल्पपदिकारम की रचना किन्होंने की है तो आपको याद रखना इलांगो के द्वारा तमिल महाकाव्य शिल्पपदिकारम की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी
की कहानी है। वे पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर वे एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। यानी कि कन्नगी को काफी दुख हुआ, काफी आघात पहुंचा। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शिल्प पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूला धूल से सना यूं ही पड़ा है? ये कहाँ का न्याय है कि गोथुली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवगंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं। यानी कि जो कन्नगी के दुख का कवि के द्वारा यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कन्नगी किस तरीके से अपने नायक के गम में दुखी थी और बहुत परेशान थी। वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, अगर राजा किसी निर्दोष को दंड देता है तो बचाने वाला यहाँ कोई भगवान या कोई परमात्मा या कोई मनुष्य नहीं है जो उसे उस निर्दोष को बचा सके। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वे पुहार में रहता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई की किनके द्वारा रचना की गई है, तो आपको याद रखना है सतनार जी के द्वारा मणि मेखलाई की रचना की गई है। और कब की गई थी? ये आज से 1400 साल पहले की गई थी। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पंडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में अभी डिस्कस किया था, जो कालिदास जी थे वो किस में लिखते थे? अपनी सारी रचनाएं वो संस्कृत में लिखते थे। आगे बढ़ते मेघदूत। मेघदूत का एक श्लोक। मेघदूत जो है वो भी कालिदास जी के द्वारा रचित है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। आपको याद भी रखना है कि जो कालिदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वो मेघदूत है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है, यानी कि बादल को अपना दूत बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल व्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कहा जाता है कि कालिदास जी थे वो प्रकृति प्रेमी भी थे। उन्होंने कई जो अपनी रचनाएं वो प्रकृति के ऊपर भी लिखी थी, जैसे उसमें से एक मेघदूत नाम की रचना उन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, फेमस थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। इनमें क्या शामिल है? इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? प्राचीन है। आपको याद रखना है पुराण का जो अर्थ है वो प्राचीन होता है, पुराना होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विद्या दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। यानी कि आपको याद रखना कि जो पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां हैं, पूरी देवी देवताओं की पूजा किस प्रकार से करनी है, पूरी एक प्रॉपर विधि दी गई है। और कई राजाओं की कहानियां भी पुराणों में मिलती है हमें। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए और अधिकतर जो पुराण है वो किस में लिखे गए? वो सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके और जिससे सभी जो लोग हैं, चाहे वो सामान्य लोग हो या फिर राजा हो, शासक हो, पुरोहित हो, सभी लोग उसे पुराण जो है
उसे आसानी से समझ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि जो स्त्रियां और जो शूद्र होते थे उन्हें पहले वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। और वह भी पुराण को अच्छे से सुन सकते थे। और जो पुराणों का जो पाठ था वो पुजारी अक्सर मंदिरों में क्या करते थे, जिससे कि मंदिरों में लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते थे, अलग अलग व्यापारी जो लोग होते थे। आगे बढ़ते हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे, फेमस रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे, जानते होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो आपको याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो महाभारत में जो युद्ध करने का उद्देश्य था वो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए महाभारत में युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम किस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। यानी कि जो महाभारत की कहानी ये बहुत ही पुरानी, मगर जब हम इसे लिखित रूप में जानते हैं ये आज से 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। यानी कि आपको याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो पुराण और महाभारत है उसकी रचना किनके द्वारा की गई है? व्यास नाम के ऋषि थे जिन्होंने पुराण और महाभारत की रचना की है। महाभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में हम लोगों ने लेसन नंबर 9 में डिस्कस किया था। तो आपको याद रखें कि जो भगवत गीता उसकी भी रचना व्यास जी के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, पुरानी कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। जिसे बाद में किसका रूप दिया गया? लिखित रूप दिया गया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि संस्कृत रामायण के लेखक कौन है तो आपको याद रखना वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। विज्ञान की पुस्तकें यहाँ से इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहो तो इन्हें नोट भी कर सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। पहले तो आपको ये याद रखना है यहाँ से कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट जो थे वो एक गणितज्ञ थे और उसके साथ साथ एक खगोल शास्त्री भी थे, जिन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक की एक पुस्तक भी लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब दिन और रात बनने की जो प्रक्रिया है पृथ्वी पे वो आर्यभट्ट जी के द्वारा पहले ही इसका वर्णन किया जा चुका था और उसके कई साल बाद गैलीलियो ने इसे अपने विचार दिए थे कि पृथ्वी पे दिन और रात जो है वो पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। यानी कि आपने देखोगे जो व्रत की परिधि को मापने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते 2πr, तो इसका जो आविष्कार है वो आर्यभट्ट जी के द्वारा पहले ही किया गया था, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। और आज भी हम लोग जो वर्ग की परिधि इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं 2πr का। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में पता लगाए, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शून्य के बारे में डिस्कस करते हैं। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह
का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि जो रोम के लोग हैं वो जो शून्य है या जीरो का प्रयोग नहीं करते, वो जो गिनती लिखते हैं वो बिना जीरो से अपनी गिनती शुरू करते। जैसे इस तरीके से फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड इस तरीके से लिखते हैं, 10 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये रोम वासियों के द्वारा जो गिनती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेद के बारे में डिस्कस करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विज्ञात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी, यानी कि पुराने भारत में विकसित हुई थी। ये प्राचीन समय में प्राचीन भारत में आयुर्वेद की दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्राचीन समय में जो आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, पहले कौन से? चरक, प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और दूसरे कौन थे? श्रुत्र, 4वीं शताब्दी ईस्वी के थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता है। आपको याद रखना, चरक के द्वारा जो रचित रचना है वो चरक संहिता है। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है और औषधि शास्त्र की एक विस्तार से लिखी हुई पुस्तक है जिसमें उन्होंने औषधि से रिलेटेड सारी चीजें लिखी है। अपनी रचना श्रुत संहिता में श्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। और अपनी रचना जो श्रुत संहिता में श्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तार रूप से पूरा वर्णन किया है। और आपको याद रखना कि उस समय जो आयुर्वेद के दो चिकित्सक सबसे फेमस है, एक चरक और दूसरे श्रुत्र। चलिए आगे बढ़ते अन्यत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। अन्यत्र यानी कि अन्य देशों में क्या क्या चीजें और क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे उस समय और क्या क्या चीजें डेवलप हो रही थी। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको बस इतना याद रखना है कि कागज बनाने का जो आविष्कार है वो आज से 1900 साल पहले किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? काई लून नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कागज बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये चीन यानी कि चाइना के व्यक्ति थे, ये याद रखना है। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा। देखिए, पहले तो चीनी वासियों ने यानी कि चीन के लोगों ने पहले रेशम बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे गुप्त रखा था अन्य देशों से। और बाद में इन्होंने कागज बनाने की प्रक्रिया थी कि कागज किस तरीके से बनाए जाते हैं उसे भी इन्होंने गुप्त रखा था, ताकि लोग जान ही ना पाए कि कागज और रेशम किस प्रकार से बनाए जाते हैं। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। और सबसे पहले जो कागज बनाने की तकनीक की जानकारी थी ये आज से 1400 साल पहले कहाँ पहुंची थी? कोरिया में पहुंची थी। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई और कोरिया के बाद ये जापान तक फैल गई थी। करीब 1800 साल पहले ये बगदाद में पहुंची। बगदाद यानी कि जो ईरान की राजधानी है वो क्या है? बगदाद है, वहां पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप में जानकारी फैली, अफ्रीका में फैली, एशिया के अन्य भागों में कागज बनाने की तकनीक की जानकारी फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। और कागज बनाने की जो जानकारी है भारत में कहाँ से आई थी? बगदाद यानी कि ईरान से आई थी। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया गाइज। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको मैचिंग आपको करनी है। ये आंसर पहले से मेंशन है ताकि एनसीईआरटी की बुक में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। स्तूप, स्तूप क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था। स्तूप एक टीला है। शिखर, शिखर क्या होता है? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण हुआ था शिखर का। और मंडप, मंडप क्या होता है? मंदिरों में लोगों के इकट्ठा होने की जगह होती थी मंडप। गर्भगृह, गर्भगृह किसे कहते थे? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जो जगह होती थी उसे गर्भगृह के नाम से जानते थे। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? स्तूप के चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ की परिक्रमा करते हैं उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे और उसके साथ साथ एक खगोल शास्त्री भी थे, ये भी आपको याद रखना है। पुराणों में देवी देवताओं की कहानियां मिलती है और पुराणों में देवी देवताओं के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जो विधि है वो भी हमें पुराणों में जानकारी मिलती है। और राजाओं की कहानी भी हमें पुराणों में मिलती है। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, यानी कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने संस्कृत रामायण लिखी थी। शिल्प पदिकारम और
मणिमेखलाई दो तमिल महाकाव्य। तो आपको याद रखेंगे दो तमिल महाकाव्य कौन कौन से, एक शिल्पदिकारम है और दूसरा मणिमेखलाई। चलिए कुछ महत्व तिथियां के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस स्तूप निर्माण की जो शुरुआत है कब हुई थी, आज से 2300 साल पहले हुई है। अमरावती जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, आज से 2000 साल पहले हुई है, ये आपको याद रखना है। कालिदास जी ने जो रचना की थी वो कब की थी, आज से 1600 साल पहले की थी, मेघदूत की। और लो स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट जी ने जो रचनाएं की थी वो आज से 1500 साल पहले की है, ये आपको याद रखना है। दुर्गा मंदिर का जो निर्माण है वो आज से 1400 साल पहले किया गया था। तो यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है और ये क्लास 6 की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ 7th क्लास की हिस्ट्री को भी हम लोग साथ साथ कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।